IVM। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति और मैं हूं आपका होस्ट राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे टेस्ट चैंपियनशिप की और टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम का सफर कैसा रहा। आपको एक एक लम्हा बताएंगे और इस लम्हे के साथ हमारे एक्सपर्ट निखिल चोपड़ा जी होंगे जो अपने व्यूज आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का जो रास्ता है वो कतई आसान नहीं था। तो टेस्ट चैंपियनशिप में कैसे भारतीय टीम का सफर आगे बढ़ा, क्या कुछ रूल्स थे, कैसे भारतीय टीम ने क्वालिफाई किया। 6 सीरीज बायलैटरल सीरीज आपको खेलनी थी जिनमें मिनिमम 2 मैचों की सीरीज होना बहुत जरूरी था। इन 2 मैचों की सीरीज में 120 पॉइंट टोटल होते थे, यानी कि अगर आप 4 मैच खेल रहे हैं तो 120 पॉइंट वहां पे बढ़ जाएंगे। 2 मैच खेल रहे हैं, दोनों मैच आप जीते तो 120 पॉइंट आपको मिलेंगे, यानी टोटल 120 पॉइंट्स के लिए आप एक सीरीज खेलते थे और मैच के हिसाब से वो पॉइंट्स डिवाइड हो जाते थे। ये थोड़ा सा आगे चल के बड़ा पेचीदा भी हो गया। एक समय तो भारतीय टीम 4 सीरीज जीतने के बाद भी ऐसा लग रहा था फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि रूल्स इतने ज्यादा पेचीदा बनाए गए थे। लेकिन अंत में भारतीय टीम ने क्रिकेट अच्छी खेली। 6 बायलैटरल सीरीज में से 5 बायलैटरल सीरीज भारतीय टीम ने अपने नाम किया और जिस अंदाज में भारतीय टीम ने ये सीरीज जीती है, जिस तरह का ये सफर रहा, उस पे ही चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। निखिल भाई, पहले तो रूल्स पे ही आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली रूल्स जो बने थे वो बाद में बदले क्यों गए, और भारतीय टीम जो एक समय पे बहुत आसानी से क्वालिफाई करने वाली थी फाइनल के लिए, उसके रास्ते में थोड़े से ब्रेकर लगाने का काम किया था आईसीसी ने। जी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि पिछले साल कोई क्रिकेट हुई भी नहीं। राजीव भाई, अगर हम बात करें जो 2019 और 2021 का जो एक साइकिल था, लगभग हर टीम ने एक श्रृंखला खेलनी थी हर टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ, लेकिन पिछले साल कोविड-19 के चलते, वो महामारी के चलते कोई खास क्रिकेट हुई नहीं, तो उसमें थोड़ा सा रिवैम्प करना पड़ा। आपने ऑलरेडी बता ही दिया कि हर टेस्ट सीरीज में 120 अंक होते थे जो नंबर ऑफ मैचेस में डिवाइड हो जाते थे। 2 मैचेस की श्रृंखला है तो हर एक टेस्ट मैच की एक वैल्यू जो है वो 60 अंक की है। 3 मैच की श्रृंखला है तो वो 40 अंक हो जाते थे। तो बहुत से देश ने फिर यही कहा कि हम जब एक दूसरे के साथ खेले नहीं है तो फिर ये टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आगे बढ़ा देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। और इसीलिए वो भारतीय टीम इतने मुकाबले जीतने के बाद भी एक समय आया था जो ऐसा लग रहा था शायद नहीं क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अंत में क्योंकि लगातार हर श्रृंखला में सिर्फ भारत जीती नहीं बल्कि लगभग एक तरीके से हर श्रृंखला वो डोमिनेट की है। और उसी के चलते अब भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो 18 जून को खेला जाएगा साउथहैम्पटन में। और मजे की बात ये कि ये इतिहास में पहली बारी है कि आपको अगर जो भी टीम जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कहलाई जाएगी। हम सब जानते हैं राजीव भाई कि हर क्रिकेटर का यही एक सोच होती है कि टेस्ट क्रिकेट एक सबसे मुश्किल एक फॉर्मेट रहता है, उसका टेस्ट चैंपियन बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दुर्भाग्य की बात है कि कुछ रिवैम्प हुआ, मुकाबले रिवैम्प हुए क्योंकि महामारी के चलते, लेकिन ये एक अच्छी स्टार्ट है, ये अच्छी एक शुरुआत है कि टेस्ट क्रिकेट को वापस रिवाइव करना या उसकी पॉपुलैरिटी को दोबारा रिवाइव करने के लिए। बिल्कुल निखिल भाई, इस रूल्स में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि 6 बायलैटरल सीरीज में 3 आपको होम पे खेलनी है और 3 आपको अवे खेलनी है। टीम आपको डिसाइड करनी थी और भारतीय टीम ने जो टीमें चुनी थी उसमें वेस्ट इंडीज थी, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से खेले, हम बांग्लादेश से खेले, फिर हम न्यूजीलैंड से खेले, फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये वो टीमें थी जिनके साथ हमारा मुकाबला हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने तक के लिए। शुरुआत अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज के साथ हुई। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज दौरे पे गई और वहां पे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, यानी कि 120 पॉइंट्स दांव पे लगे थे और ये टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज थी। यानी एक सपना जो विराट कोहली लेके चले थे, और विराट ने जब टेस्ट चैंपियनशिप का अनाउंसमेंट हुआ तो उनका ये कहना था कि उनका ये सपना है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप जीते और टेस्ट चैंपियन टीम का हिस्सा बने। और आगाज भी निखिल भाई बहुत जोरदार तरीके से हुआ। हमने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराया 2-0 से। हालांकि बहुत ही कमजोर टीम थी वेस्ट इंडीज, अब वो 70-80 के दशक की टीम नहीं रही, बट अंत में आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है किसी भी टीम को हराने के लिए, और भारतीय टीम ने वही किया। इसमें कोई दो राय नहीं। और मजे की बात यह है कि देखिए, भारतीय टीम के कंट्रोल में है कि जाके अच्छी क्रिकेट खेले। अब विपक्षी टीम में कौन खिलाड़ी है कौन नहीं है
वो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा, जहां बल्लेबाजी का क्रम मजबूत रहा, तेज गेंदबाजी का क्रम शानदार चल ही रहा था। और उस श्रृंखला में थोड़ा सा याद दिला दे सबको, हनुमा विहारी जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, वो एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है टेस्ट मैचेस में मध्य क्रम में रन बनाने के लिए, और उसी के चलते जो बढ़िया प्रदर्शन रहा और उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब मिला था, क्योंकि बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे। मध्य क्रम में और मजबूती आई। आप चाहते हैं कि जब आप टेस्ट चैंपियनशिप की ओर बढ़ रहे हैं, फाइनल में जा रहे हैं, तो जरूरी हो कि एक टीम में कॉन्फिडेंस आने के लिए राजीव भाई, कि आप अपने मुकाबले या अपनी श्रृंखला किस तरीके से जीत रहे हैं, क्लोज मुकाबले जीत रहे हैं या वन साइड डोमिनेशन जीत रहे हैं। और वो वेस्ट इंडीज में टेस्ट श्रृंखला जीतने की, घर के बाहर जीतने में, मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव इंजेक्शन भारतीय टीम में आया कि हम बाहर जाके भी जीत सकते हैं। कॉन्फिडेंट हो गए, हर खिलाड़ी को अपने रोल का पता चल गया कि मैंने इस टीम में रह के मेरा किरदार क्या है और मैं उसको कितनी अच्छी तरीके से निभाऊंगा। तो अगर छोटी छोटी कड़ी जोड़ूंगा तो एक बड़ा दृश्य बनेगा, और उसी सोच के साथ वो भारतीय क्रिकेट टीम आगे बढ़ती चली हुई। तभी तो कहते हैं जब आगाज अच्छा होगा तो अंजाम अंत में जाके खूबसूरत रहेगा। और निखिल भाई, जो डोमिनेशन की आपने बात की, पहला टेस्ट मैच हमने वेस्ट इंडीज को 318 रनों से हराया, फिर दूसरा टेस्ट मैच हमने 257 रनों से हराया। ये दर्शाता है कि कैसी क्रिकेट हमने खेली थी। और इस डोमिनेशन में एक नए युग की शुरुआत भी हुई। भारतीय तेज गेंदबाजों का डोमिनेशन शुरू हुआ। उस सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने 13 विकेट लिए, इसके अलावा ईशांत शर्मा ने 11 और मोहम्मद शमी ने 9 विकेट। ये डोमिनेशन वेस्ट इंडीज से इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती थी निखिल भाई, कि जहां के तेज गेंदबाजों का बोलबाला होता था, उसी सरजमी पे जाके भारतीय तेज गेंदबाजों ने परचम लहराना शुरू किया, जो हमने अब फाइनल में भारतीय टीम, तब तक हम ये परचम लहराते देख रहे हैं। मजे की बात ये, मुझे याद है शायद कि हम लोग इकट्ठे ही शो कर रहे थे और देख के भी बड़ा मजा आ रहा था कि भारतीय तेज गेंदबाज वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को, जैसे पंजाबी में कहा होता है ना, टांगे चुकवा दी, यानी कि स्पीड से बीट कर रहे थे। कान के पास से गेंद सीटी बजाती हुई जा रही थी। अपने श्रोताओं को ये भी याद दिला दे, एक वेस्ट इंडीज की खास कहावत होती थी, याद है राजीव भाई, कि जब वेस्ट इंडीज के गेंदबाज गेंदबाजी करते थे और जब बाउंसर डालना होता था तो पीछे कप्तान स्लिप में से या कवर्स में से आवाज कहते थे, एक चौका लगने के बाद अपने तेज गेंदबाज को याद दिलाते थे, ब्रदर मैन, cherry is due, let him smell the leather, let him smell the leather, यानी कि एक गेंद जो है नाक के पास से निकालने दीजिए। और वो नाक के पास से गेंद भारतीय गेंदबाजों ने निकाल के वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों के नाक में दम कर दिया था। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि जहां पे एक समय था जहां वेस्ट इंडीज का एक वो खौफ था तेज गेंदबाजों का कि दिक्कत में डालेंगे बैट्समैन को, लेकिन इस बारी पासा पलटा। और वो उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ईशांत शर्मा है, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, ये ऐसे गेंदबाज हैं कि जब वो अपने अपने स्पेल में गेंदबाजी करने आ भी रहे थे तो बहुत कम देखने को मिला कि भारतीय तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट, कि जब भी कोई तेज गेंदबाज गेंदबाजी करने आ रहा हो, एक ही टेस्ट मैच में आपको हमेशा एक एंड से 140 से अधिक की स्पीड पे गेंदबाजी लगातार हो रही हो। नया गेंद तो हमेशा दिक्कत करती थी, लेकिन पुराना गेंद जिस तरीके से ईशान ने डाला, मोहम्मद शमी ने डाला, जसप्रीत बुमराह ने डाला, पता चलता है कि सिर्फ नया बॉल ही नहीं, पुराने गेंद से भी भारतीय तेज गेंदबाज उतने ही खतरनाक साबित हो रहे थे। बिल्कुल। अब दूसरी सीरीज की बात कर लेते हैं। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज से टेस्ट चैंपियनशिप का सफर था, उसमें अगला पड़ाव था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलना। और इस टेस्ट चैंपियनशिप में जो एक बड़ी खासियत मुझे नजर आई, हर सीरीज में भारतीय टीम ने कुछ ना कुछ अलग अचीव किया। अगर हम अगर टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज याद करें तो हनुमा विहारी मिले, जसप्रीत बुमराह ने एज अ टेस्ट बॉलर अपने आप को स्थापित किया। फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज शुरू हुई तो एक सवाल सबके जहन में था कि क्या रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में जगह मिलेगी। और इस सवाल का जवाब विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दिया। जब टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और वहां पे उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज करेंगे। और यहां से भारतीय क्रिकेट की तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई नजर आई। तमाम सवालों के जवाब लोगों को मिल गए, क्योंकि इस
सीरीज से ठीक पहले हम वर्ल्ड कप में हारे थे और वहां से एक टीज थी लोगों के दिल में कि हम कैसी टीम खिलाएंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान पहुंची थी और एक सपना हर कोई लेके आता है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराएं, लेकिन ये सपना दक्षिण अफ्रीका का फिर टूटा। और निखिल भाई, शायद ये टेस्ट सीरीज इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया, क्लीन स्वीप किया। पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप, फिर ये दूसरा क्लीन स्वीप था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। जी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था क्योंकि वेस्ट इंडीज में वो 2 टेस्ट मैचेस में वो सलामी बल्लेबाज की जोड़ी जो है वो इतनी असरदार साबित नहीं हो रही थी। तो बार बार यही सवाल हो रहा था कि अब पारी की शुरुआत किस खिलाड़ी के साथ किया जाए, और हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि मध्यक्रम में तो बहुत मजबूत नजर आ रही है भारतीय क्रिकेट टीम, और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। और आप और मैं शायद साथ में शो कर रहे थे और हमने जब वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट मैच जीते थे तो वापस आ रहे थे तो हमने कहा था कि 1.5 महीने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका की श्रृंखला स्टार्ट होगी तो मुझे नजर आ रहा था कि रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेगा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था राजीव भाई, क्योंकि उस क्वालिटी का प्लेयर आप ज्यादा देर तक बाहर बैठा नहीं सकते। जो सफेद गेंद की पारी शुरुआत कर रहा हो और जिस तरीके से उन्होंने असरदार पारियां खेली है, 3 दोहरे शतक है सफेद बॉल की क्रिकेट में, तो लाजमी सी बात है अगर उनको आपने इस्तेमाल करना है तो पारी की शुरुआत कराइए, क्योंकि उस खिलाड़ी में भूख तो है, काबिलियत है कि जब वो स्टार्ट उनको मिलता है 20-25 रन का तो फिर वो एक बड़ी पारी खेलते हैं। और वही हुआ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। वो 3 टेस्ट मैचेस में जो हमारे श्रोता है जो देख रहे हैं उनको अगर नंबर्स का शौक है, 529 रन बनाए थे 3 टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा ने। तो इससे बेहतर उनकी शुरुआत नहीं हो सकती थी बतौर सलामी बल्लेबाज। और मजे की बात यह है, कहते हैं ना कभी कभी समय जब बदलता है खिलाड़ी का तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। आपको अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ भारत में पारी की शुरुआत करने का मौका मिला और रोहित शर्मा पीछे मुड़ के नहीं देखे। दोहरा शतक भी उसमें, 529 रन 3 टेस्ट मैचेस में, एक बहुत बढ़िया शुरुआत थी उनके करियर की बतौर सलामी बल्लेबाज। मयंक अग्रवाल एक और नाम जिसने इस टेस्ट सीरीज में अपने आप को स्थापित किया और ये एक नई जोड़ी उस समय मिली इस टेस्ट चैंपियनशिप के सफर में। मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा दोनों ही अटैकिंग बैट्समैन। ये भी एक बहुत रेयर तस्वीर थी निखिल भाई। इससे पहले हमने देखा सहवाग आए तो उनके साथ आकाश चोपड़ा रहे, सनी भाई के साथ कृष्णाचारी, श्रीकांत आए, यानी दोनों डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन बहुत रेयर देखने को मिलता है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये भी एक अलग तरीके का अनुभव था कि दोनों एंड से पिटाई हो रही थी दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की। जी, वो हमेशा एक टेस्ट मैचेस की एक सोच रही है कि एक बल्लेबाज जो है वो नरम तो दूसरा गरम लेकिन यहाँ तो दोनों ही गरम थे कि बैट्समैन को हल्का सा रूम मिलता नहीं था या हल्की सी ओवर पिच गेंद होती नहीं थी कि वो चौके तलने को तैयार रहते थे हमेशा। और मयंक अग्रवाल ने तो बहुत बढ़िया अंदाज में अपने करियर की शुरुआत भी की थी। स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं वो, कदमों का इस्तेमाल करके। मजे की बात ये कि सामने बड़ी बड़ी हिट्स लगाते हैं। दोनों तरफ से जब इस तरीके से इस गति से रन बन रहे होते हैं, और वहीं पे भारतीय क्रिकेट को ये भी फायदा हुआ कि जब आप 400-450 रन बोर्ड पे लगा रहे हैं, आप कितने कम समय में लगा रहे हैं। जितने कम समय में वो 450 रन 400 रन बोर्ड पे लगेंगे तो उतना समय आपको गेंदबाजों को मिल जाता है कि आप विपक्षी टीम को 2 दफा आउट कर लें। 20 विकेट लेंगे तो टेस्ट मैच जीत जाएंगे। तो ये असरदार जोड़ी ने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी भारत में टेस्ट मैचेस में, ताकि मध्यक्रम आके और उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाए। तो ये सोच जो थी, जो रणनीति बनाई थी विराट कोहली एंड रवि शास्त्री ने, तो वो बिल्कुल सटीक बैठी थी कि रोहित शर्मा से पारी की शुरुआत कराते हैं, साथ में भारत में टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं तो मयंक अग्रवाल को क्यों ना मौका दिया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बाल्टियां भर भर के रन बना रहे थे। बिल्कुल निखिल भाई, इस सीरीज के दौरान दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 254 रन बनाए, दोहरा शतक लगाया और उनके करियर में वो उनके करियर का बेस्ट इनिंग्स थी। आपको याद होगा जिस तरह की वो बैटिंग करी थी उन्होंने, और वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंचुरी कहा गया उसको दक्षिण अफ्रीका की क्वालिटी पेस बॉलिंग के अगेंस्ट। ये एक विराट कोहली के कहते हैं ना कि ग्राफ जो बढ़ रहा था वहां से हल्का सा डिप आना शुरू हुआ उस दोहरे शतक के बाद। तो दोहरा शतक इसलिए भी आपको लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। हमने एक बड़े मार्जिन से हराया था, हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में 600 से ज्यादा रन हमने बना दिए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। कैसे आप देखते हैं विराट कोहली के दोहरे शतक को?
देखिए, मेरा सौभाग्य था कि मैं उस मुकाबले में मैं कमेंट्री कर रहा था जी। और पहली गेंद से राजीव भाई उनके बैट के बीच में लग रही थी, वो डिफेंस भी कर रहे थे, तो बैट के बिल्कुल बीचों बीच में लग रहे थे। और मजे की बात है कि उनको उस इनिंग्स में स्ट्राइक भी जल्दी मिल रही थी जी। और अच्छी खासी गेंदबाजी सामने थी। हेनरी नोकिया वहां से उसी टेस्ट श्रृंखला से तो उनका नाम हुआ कि वो तेज गति के गेंदबाज हैं, दिक्कतें पैदा करेंगे। लेकिन विराट कोहली जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, हमेशा यही चर्चा हो रही थी कि इनके पास समय नहीं हो पाता कि एक दोहरा शतक लगाए, लेकिन उन्होंने गेम को पूरी तरीके से कंट्रोल किया। उस इनिंग्स के बाद एक बार फिर से दुनिया को उन्होंने बताया कि विराट कोहली एक चैंपियन खिलाड़ी क्यों है, क्योंकि जब वो बीच में खड़े रहते थे तो साथ में मध्यक्रम में जो भी बल्लेबाजी कर रहा था उनका काम आसान हो रहा था, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी करते हैं और वो रन बना रहे होते हैं तो सामने अपने बैट्समैन को आसानी इसलिए होती है क्योंकि उनको पता रहता है कि एक बैट्समैन की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है और सामने गेंदबाज किस एरिया में उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्या फील्ड सजाई है। वो एक गेंदबाज से एक कदम आगे रह रहे थे कि अगर वो यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे तो किस तरीके से आउट होने के चांस है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है और पूरी तरीके से उन्होंने वो गेम को कंट्रोल किया था। निखिल भाई, और विराट ने दोहरा शतक अगर दूसरे में लगाया तो तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने दोहरा शतक ठोक दिया। और ये सीरीज इसलिए भी यादगार थी कि आमतौर पर अगर आप भारत में सीरीज खेल रहे हैं तो ज्यादातर मौकों पे आर अश्विन मैन ऑफ द सीरीज बनते दिखे, जितने मैंने पिछले 8-10 साल में देखा है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। पहली ऐसी सीरीज थी पिछले कुछ सालों में जब एक बल्लेबाज और एक ओपनिंग बल्लेबाज मैन ऑफ द सीरीज बना और वो बल्लेबाज थे रोहित शर्मा जी, और 529 रन बनाए थे उन्होंने। ये एक उनकी करियर का बहुत बड़ा एक स्टार्ट था कि बतौर सलामी बल्लेबाज जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था राजीव भाई, सच्ची में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने पहले टेस्ट मैचेस में ओपन नहीं किया। हमेशा लग रहा था कि ये तो बड़े आसानी से कंट्रोल कर रहे थे। जब जरूरत थी पहले 20 मिनट या आधा घंटा गेंदबाज पूरे सम्मान के साथ गेंद छोड़ रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर समय जब बिता लिया, क्रीज पे आंखें जमा ली कि बॉल किस गति से बैट पे आ रहा है, किस किस्म का उछाल है, उनको बड़ी जल्दी अनुमान हो जाता था कि इस पिच पे इस गेंदबाजी के खिलाफ मैं कहां आउट हो सकता हूं या मैं कहां रन बना सकता हूं, इस पिच पे मैं कौन कौन से शॉट्स खेल सकता हूं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आ रहे थे और फुटवर्क उनका बहुत ही शानदार और निर्णायक फुटवर्क नजर आ रहा था। उसी के चलते वो 529 रन बनाए थे। फिर साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराने के बाद बांग्लादेश का दौरा हुआ भारत का। ये हर कोई जानता है टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश सरप्राइज नहीं कर सकती है। हालांकि वर्ल्ड कप के मैचेस में उन्होंने कई बार सरप्राइज किया बड़ी बड़ी टीमों को। 2007 वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, जब भी हिंदुस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होती हैं वो तस्वीरें जरूर चलाई जाती हैं जब राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये सारे बड़े बड़े, वीरेंद्र सहवाग सब सर नीचे करके बैठे हुए थे। और तस्वीर बार बार आपको बताती है कि क्रिकेट को आप हल्के में नहीं ले सकते। और इसीलिए शायद भारतीय टीम ने ये जो तीसरी सीरीज थी टेस्ट चैंपियनशिप की उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। एक और क्लीन स्वीप किया भारतीय टीम ने, 2-0 से बांग्लादेश को हराया। पहला अगर हम टेस्ट मैच याद करें तो पूरी तरह से मयंक अग्रवाल के नाम रहा, दोहरा शतक उन्होंने लगाया। और निखिल भाई, ये तीसरा टेस्ट था बैक टू बैक, पहले विराट कोहली दोहरा शतक लगाते हैं, फिर रोहित शर्मा, उसके बाद मयंक अग्रवाल। ये डोमिनेशन था कि हिंदुस्तान की पिचों पे भारतीय बल्लेबाजों को रोकना और उनका जो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट होता है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम था। और ये मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी ने दिखाया इस टेस्ट मैच में। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में रन बनाए, दूसरे में विराट कोहली ने, पता चल रहा था कि किस तरीके से अगर एक बैट्समैन को एक स्टार्ट मिलता है तो वो बड़ा स्कोर में तब्दील कर रहे थे। और मयंक अग्रवाल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक 150 भी था, तो मयंक अग्रवाल को भी समझ में आया कि अगर उनको एक बार फिर से स्टार्ट मिलेगा तो एक बड़ा स्कोर की तरफ जाएंगे। और बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया पहले टेस्ट मैच में। और कहते हैं आप किस तरीके से आप एक ही ड्रेसिंग रूम में राजीव भाई बैठ के आप सीखते हैं, क्योंकि ये दूसरी ही सीरीज थी मयंक अग्रवाल के लिए कि आप विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करके एक बड़ा स्कोर बनाते हैं। रोहित शर्मा जिस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, तो लाजमी सी बात थी जब आप सीखना चाहते हैं तो आपकी भूख बढ़ती है। और मुझे खुशी इस बात की कि वही काम मयंक अग्रवाल ने दिखाया।
कि एक स्टार्ट मिला, तेज गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने अच्छे रन बनाए। स्पिन के खिलाफ जिस तरीके से वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि अमूमन देखते हैं कि विश्व में बहुत से बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो सलामी बल्लेबाज, जिनको आदत रहती है नई गेंद के खिलाफ रन बनाना, और जैसे ही स्पिनर आते हैं तो थोड़ा सा फंस से जाते हैं, क्योंकि उनको पसंद है कि बॉल गति से बैठ पाए तो उनको रन बनाने के लिए आसानी होती है। लेकिन इनका ना स्ट्राइक रेट कम नहीं होता स्पिन के खिलाफ, क्योंकि ये अपने कदमों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑलराउंड डेवलप्ड क्रिकेटर है। बिल्कुल, और बांग्लादेश को एक पारी और 130 रनों से हराया हमने पहले टेस्ट मैच में, और उसके बाद भारत और बांग्लादेश की टीमें पहुंची कोलकाता के ईडन गार्डन ऐतिहासिक पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए। उत्सव सा माहौल था, ऐसा लग रहा था कि कोई जश्न मनने वाला है ईडन गार्डन पे, इतनी तैयारियां थी। सौरव गांगुली ने पूरी तरह से तैयारी कर दी थी, ईडन गार्डन को पूरी तरह से पिंक कलर में रंग दिया गया था। हम सब ने स्टोरीज की थी पिंक बॉल पे। मैं स्पेशली मेरठ गया था निखिल भाई, जहाँ पे एसजी का वो टेस्ट बॉल बना। मैंने वहां से प्रवीण कुमार के साथ एक शो किया कि इस पिंक बॉल में क्या कुछ खासियत है, कैसे ये पिंक बॉल ज्यादा अंडर लाइट स्विंग करता है, पेस बॉलर्स को क्या कुछ मदद मिलेगी। और ये ऐतिहासिक लम्हा था भारतीय क्रिकेट के लिए। पहली बार भारत में पिंक बॉल टेस्ट मैच का आयोजन किया गया, और ये टेस्ट मैच क्यों विराट कोहली के लिए यादगार बन गया, इसमें तो आगे बात करेंगे। लेकिन निखिल भाई, क्योंकि आप कवर कर रहे थे ये पिंक बॉल टेस्ट मैच, बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा था, कुछ बताएं क्या कुछ तस्वीरें थी ईडन गार्डन में उस समय। आप समझ लीजिए कि जो समय की घड़ी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से घुमा दी गई है, और बहुत बढ़िया आयोजन किया था सौरव गांगुली ने। भारत के जितने भी टेस्ट कैप्टन हैं उन सबको वहां पे उन्होंने इकट्ठा किया था, एकत्रित किया था, उनको सम्मान दिया गया था। ऐतिहासिक टेस्ट मैच था, और सभी वहां थे, कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़, सनी भाई, सब लोग वहां पे मौजूद थे ईडन गार्डन में। सबने वहां क्रिकेट खेली हुई है, और मैं मानता हूँ वो पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था ईडन गार्डन में, क्योंकि ईडन गार्डन में शुरुआत में भारत में एक ही मैदान था जो 1 लाख से अधिक लोग वहां पे बैठ सकते थे। तो उस समय वहां पे उनको दोबारा वो रिवाइव करना, उनको बुला के ईडन गार्डन्स, जहां पे टेस्ट मैचेस में ये सोच थी कि जहां पब्लिक नहीं आ रही थी वहां पे कम से कम नहीं तो 90% वो स्टेडियम फुल था। जिस सोच के साथ वो टेस्ट मैच कराया गया था कि शाम के समय कराएंगे, लोग काम जैसी फुर्सत पाएंगे तो शाम को टेस्ट मैचेस देखने आएंगे, और वही होता था। शाम को 5:30-6 बजे के आसपास आप देखिए वो आखिरी सेशन जो होता था वो लगभग राजीव भाई फुल होता था। वो जहां सफेद बॉल की क्रिकेट में आपको आदत है, वहीं पे आप सफेद कपड़ों में पिंक गेंद के साथ टेस्ट मैच देख रहे हैं, और इस किस्म की भीड़ थी वहां पे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये टेस्ट मैच चल रहा है, ऐसा लग रहा है T20 का मुकाबला चल रहा है। हर एक सिंगल को बहुत बढ़िया तरीके से तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा था, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ये डे एंड नाइट टेस्ट मैचेस हर एक श्रृंखला में होंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत एक पॉपुलैरिटी बढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल, और इस अगर हम पिंक बॉल टेस्ट मैच को याद करें, सिर्फ 2.5 दिन या 2.25-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था। और इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने डराने का काम किया था। मुझे याद है मोहम्मद शमी का एक स्पेल जहां पे लग रहा था कि बांग्लादेश के बल्लेबाज ऐसा ना हो मैदान छोड़ के चले जाएं। इतनी बाउंसरें लगी थी उनके सर पे, उनकी बॉडी पे, और मैं देख रहा था कि वहाँ स्ट्राइक रोटेट करने में निखिल भाई डर रहे थे, क्योंकि हम सब तो टीवी पे देख रहे थे मैच, और वो बड़ा ऐतिहासिक लम्हा था। ईशांत शर्मा ने वहां पे 9 विकेटें हासिल की, उमेश यादव ने 8 विकेट ली। 2.5 दिन में टेस्ट मैच हम जीत गए। और मैं विराट कोहली के लिए क्यों यादगार कह रहा हूँ, क्योंकि विराट कोहली ने आखिरी शतक उस टेस्ट मैच में बनाया था। उसके बाद से वो जो सूखा शुरू हुआ साल 2019 के बाद से, वो अभी तक सूखा चल रहा है, क्योंकि वो आखिरी शतक था पिंक बॉल टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जो उन्होंने बनाया। कैसे देखते हैं आप, पेस बॉलर्स ने फिर डोमिनेट किया, और वो वेस्ट इंडीज से जो कारवां शुरू हुआ था वो ईडन गार्डन तक चला, और ईशांत शर्मा मैन ऑफ द सीरीज बने। ये भी एक विरला चीज थी, क्योंकि फास्ट बॉलर इंडियन पिचेस पे मैन ऑफ द सीरीज बन जाए। जी, बड़ा फर्क है। आपने अभी कहा ना कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी का गेंद फ्लाई कर रहा था, हम लोग कमेंट्री कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि ये वाकई ईडन गार्डन में मुकाबला हो रहा है, या ये पिंक बॉल जो गेंद है ये फ्लाई कर रहा था कि ये पर्थ की पिच इंपोर्ट कर ली गई है ईडन गार्डन में, या ब्रिस्बेन का विकेट है कि बॉल पिच कर रहे हैं, आप दबा रहे हैं और गेंद फ्लाई कर रहा है। मेरे ख्याल में उस टेस्ट मैच में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
2 या 3 बल्लेबाज के हेलमेट पे मोहम्मद शमी ने गेंद मारी थी। डराने का काम वो कर रहे थे और विकेट उधर से ईशांत शर्मा छटका रहे थे, उधर से बाउंसर मार रहे थे मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा आगे आके गेंद डाल के विकेट धड़ाधड़ चिपका रहे थे। तो वहां पे पता चला कि भारतीय गेंदबाज अब इतने खतरनाक और असरदार क्यों साबित हो रहे हैं, क्योंकि उस टेस्ट मैच में दोनों तरफ से स्पीड जो बार बार नजर आ रही थी वो 145, 146 मोहम्मद शमी, 140, 142 ईशांत शर्मा, और अच्छी खासी उछाल के साथ वो गेंदबाजी हो रही थी। तो मुझे लग रहा है जब वो गेंदबाजी हो रही थी, वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही थी, बगैर किसी बांग्लादेश के बल्लेबाज का अनादर किए हुए आधे से ज्यादा बल्लेबाज तो मुझे लग रहा है ड्रेसिंग रूम में ही आउट होके आ रहे थे राजीव भाई, इसीलिए 2-2.5 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म हो गया था जी। तो चलिए, ये तो बात हो गई। बांग्लादेश ने जो भारत का दौरा किया, ऐतिहासिक पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला, यानी कि 3 सीरीज अब तक टेस्ट चैंपियनशिप के सफर में खत्म हो चुकी थी और तीनों ही सीरीज क्लीन स्वीप किया भारतीय टीम ने। पहले वेस्ट इंडीज, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर बांग्लादेश, और अब बारी थी भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे की। एक ऐसा देश जो बहुत खूबसूरत है, मैंने ट्रैवल किया हुआ है वहां पे 2009 और 10 की सीरीज में, और भारतीय टीम ने तब वहां पे टेस्ट सीरीज जीती थी और वहां पे बहुत शानदार बल्लेबाजी गौतम गंभीर ने की थी। एक टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था, 8 घंटे उन्होंने बल्लेबाजी की थी। मैंने वो नेपियर टेस्ट मैच मुझे याद है अभी भी ज़हन में। हैमिल्टन में हमने टेस्ट मैच जीता था 2009 में, तब सचिन पाजी ने बहुत ही जबरदस्त शतक लगाया था वहां पे, जहीर खान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। वो सारी यादें आ गई जब भारतीय टीम पहुंची न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप के सफर में। लेकिन इस बार रिजल्ट थोड़ा उल्टा था। 2 टेस्ट मैच, दोनों टेस्ट मैच हम हार गए। 3 दिन भी टेस्ट मैच नहीं चला। भारतीय बल्लेबाज जो दोहरे शतक लगा के पहुंचे थे हिंदुस्तान से न्यूजीलैंड, वो बहुत निराश हुए क्योंकि बड़ा टेस्टिंग कंडीशंस थी वहां पे बल्लेबाजों के लिए। टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, जेमिसन, वैगनर, इन सब ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से खोल के रख दिया। निखिल भाई, वो क्या आई ओपनर के तौर पे आप देखते हैं उस टेस्ट सीरीज को, और भारतीय जो टीम है उसका कॉन्फिडेंस शेक किया, क्योंकि 3 दिन में टेस्ट मैच हार जाना, जो 4 पारियां आपने खेली उनमें 3 पारियों में हम 200 रन भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो ये एक चैलेंजिंग था, आई ओपनर सीरीज थी भारतीय क्रिकेट के लिए। जी, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था राजू भाई, वो टेस्ट सीरीज भी हम लोग कवर कर रहे थे, और जब हम लोग देख रहे थे, कमेंट्री भी कर रहे थे, तो यही देख रहे थे कि गेंद वहां पे थोड़ा अतिरिक्त स्विंग कर रहा है। अगर स्विंग कम हो रहा है तो गेंद पिच होने के बाद सीम ज्यादा कर रहा है, और भारतीय या एशियाई मूल के जितने भी बल्लेबाज हैं वो देखते हैं कि आप फर्स्ट लाइन में देख के आप थ्रू द लाइन शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन जहां पे कंडीशंस गेंद मूव हो रहा हो, सीम कर रहा हो, तो वहां पे आपको लेट खेलना होता है। गेंद को अपने करीब आने दीजिए, तभी आप शॉट्स खेल सकते हैं। और उसका बहुत बड़ा एक कारण ये था कि हम लोग वहां जीत नहीं पाए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 200 रन नहीं बन पा रहे थे, तो गेंदबाजों को समय नहीं मिल पा रहा था, या उतने रन नहीं मिल पा रहे थे कि वो विपक्षी टीम को आउट करके गेम में वापस लेके आए। वो विकेट्स जरूर चटकार रहे थे, लेकिन जब आपके पास पहली इनिंग में 150 पौने 200 रन की लीड हो जाए तो उसको दोबारा कवर करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। भारतीय तेज गेंदबाज वहां पे भी असरदार साबित हुए थे, लेकिन क्योंकि हम रन बोर्ड पे नहीं लगा पा रहे थे तो वहां फंस रहे थे। टीम सऊदी वहां पे बने थे मैन ऑफ द सीरीज, 14 विकेट ली थी उन्होंने, शानदार गेंदबाजी की थी, और आउटस्विंग जिस तरह से उन्होंने किया, और लेट आउटस्विंग जो निखिल भाई बता रहे, ज्यादातर बड़े बल्लेबाज हमारी टीम के स्ट्रगल कर रहे थे। एक हनुमा विहारी थे जिन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली, थोड़ा क्रीज पे खड़े रहे, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों के लिए ये एक बुरे सपने की तरह था दौरा। और उसके बाद आया कोरोना काल के बाद क्रिकेटर्स अपने घर, वो टेस्ट चैंपियनशिप थोड़ा सा अंधेरे में नजर आ रही थी। सबके ज़हन में ये था कि क्या कोरोना की वजह से टेस्ट चैंपियनशिप स्थगित कर दी जाएगी, लेकिन हालात थोड़े सुधरे। आईपीएल हुआ दुबई में, और आईपीएल के बाद भारतीय टीम ने दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का, ऐतिहासिक दौरा। इस दौरे को कभी भी कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि एक तरफ खिलाड़ी भारतीय टीम के लगातार इंजर्ड हो रहे थे, भारतीय कप्तान अपने देश वापस लौट चुके थे पर्सनल रीजन से, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद न सिर्फ टेस्ट मैच सीरीज में बराबरी की, बल्कि अंतिम टेस्ट मैच जो ब्रिस्बेन में खेला गया, वहां पे ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी की वजह से हम टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहे। कैसे आप देखते हैं निखिल भाई, ऐतिहासिक दौरा, ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक सीरीज हराना, और ये सीरीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस सीरीज ने दोबारा से रास्ते खोले आपके लिए कि आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच सकते हैं।
जी हाँ, वो न्यूजीलैंड की श्रृंखला हारने के बाद मुझे लगता है विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में यही कहा होगा कि हिम्मत और हौसले अभी भी बुलंद है, जंग अभी बाकी है, हारा मैं अभी नहीं हूँ और खड़े अभी अभी हम मैदान में हैं। और उसी की तरह जिस तरीके से न्यूजीलैंड में आप टेस्ट श्रृंखला हार के ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, दिक्कतें आप एक टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच, उसकी दिक्कतें आप भारतीय टीम के देखिए कितनी सारी इंजरीज हो रही थी और एक तरीके से वो हमारे लिए एक एसिड टेस्ट था कि एक बतौर क्रिकेट बोर्ड आपकी किस तरीके से तैयारी रहती है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ किस तरीके से, अगर आपके मेन खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, आपके जो बाहर बैठे खिलाड़ी उनको मौका दिया गया, वो पीछे मुड़ के देखे नहीं है। और वहां मैं मानता हूं कि उसी टेस्ट श्रृंखला से ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, क्योंकि आप जाके उन कंडीशंस में रन बना रहे हैं और उस समय पे रन बना रहे हैं जहां पे आपको पता है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो टेस्ट मैच आप हार भी सकते थे, श्रृंखला हार सकते थे। एक नाजुक स्थिति में आके आप रन बना रहे हैं तो पता चलता है कि आपका जिगरा कितना बड़ा, और वहीं से नाम उनको पड़ा कि ये खिलाड़ी जो है वो जिगरे वाला, सिर्फ सफेद बॉल की क्रिकेट में नहीं लेकिन टेस्ट मैचेस में भी इनको रन बनाना आता है, चाहे वो तेज गेंदबाजी हो, शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो। ये भी एक खिलाड़ी है जो मध्य क्रम में आके अपने दिन पे टेस्ट मैचेस और मुकाबले बदल सकता है, और यही काम उन्होंने किया था। लेकिन निखिल भाई, मुझे तो ये टेस्ट मैच सीरीज जीतने से ज्यादा वो ड्रॉ टेस्ट मैच ध्यान में आता है। क्या कमाल की बल्लेबाजी की उस टेस्ट मैच में अश्विन ने, हनुमा विहारी ने, जिस तरह से वो टेस्ट मैच बचाया गया। आपको लग रहा है उसने एक ऐसा टॉनिक दिया जिसके बाद तो भारतीय टीम ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उस पूरी टेस्ट सीरीज में। और ऐसी श्रृंखला में जितनी बड़ी श्रृंखला होती है राजीव भाई, आपको बतौर टीम ये छोटी छोटी चीजें तो चाहिए होती हैं कि नीचे से जाके एक वो कंट्रीब्यूशन हो जाए, तो बाकी के खिलाड़ी समझते हैं कि ये टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ है ये लगभग एक जीत की तरह है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड में अभी आपने याद दिलाया कि गौतम गंभीर ने 8 घंटे बल्लेबाजी की थी, तो वीरेंद्र सहवाग ने बोला था कि दैट इंडिया हैज अ न्यू बॉल, कि राहुल द्रविड़ ही सिर्फ नहीं रोक के खेल सकते, गौतम गंभीर भी वो काम कर सकते हैं। और फिर वहां पे भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखे, तो वो जो टेस्ट मैच बचाया था, तो वहीं से भारतीय टीम की सोच बदली कि यार ये टेस्ट श्रृंखला हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग इतिहास बनाने के बिल्कुल कागार पे खड़े हुए हैं। अगले टेस्ट मैच में मुकाबले जीतेंगे, टेस्ट श्रृंखला जीतेंगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ और तेजी से बढ़ेंगे। तो वही एक जो एक टेस्ट मैच बचाया है, वहीं से वो माइंड शिफ्ट हुआ है, वो एक भरोसा आया, सेल्फ बिलीफ आया कि हम लोग मुकाबले जीत सकते हैं। बिल्कुल। और ब्रिस्बेन टेस्ट मैच कौन भूल सकता है, जहां पे वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने कमाल की बल्लेबाजी की है। वो गेंदबाज एज अ नेट बॉलर दोनों गए थे, लेकिन उनको खेलने का मौका मिला और उसके बाद उन दोनों खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। और इतिहास रचने के बाद भारतीय टीम वापस जब स्वदेश लौटी तो सामने इंग्लैंड की टीम थी। इंग्लैंड श्रीलंका में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आई थी, श्रीलंका को श्रीलंका में हरा के वो आए थे, कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई था। और पहले ही टेस्ट मैच में चेन्नई में इंग्लैंड ने चौंकाते हुए भारतीय टीम को न सिर्फ टेस्ट मैच हरा दिया, बल्कि जो सपना भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का देख रही थी, उसको थोड़ा सा धूमिल करने का काम भी किया। निखिल भाई, बड़ी जबरदस्त सीरीज थी। अगर पहला टेस्ट मैच देखें, हम हार गए, फिर उसके बाद अगले हम तीनों टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हैं, हम टेस्ट सीरीज जीतते हैं 3-1 से, कमाल का प्रदर्शन। और ये सीरीज तो पूरी तरह से मुझे लग रहा है अक्षर पटेल, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और जिस तरह से रोहित शर्मा ने चेन्नई में दूसरे टेस्ट मैच में 100 बनाया, ये कुछ ऐसे लम्हे थे जो हमेशा ज़हन में रहेंगे हमारे। जी, और आपको वो पहले टेस्ट मैच के बाद एक बारी जोर से थप्पड़ भी लगा और आपको याद भी दिलाया कि अरे भाई, टेस्ट मैच जो है ना अपने घर में खेल रहे हैं, आपकी होम कंडीशंस तो आप उसके हिसाब से बनाइए। आपने होम कंडीशंस का इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने विकेट जो बनाई थी वो बिल्कुल सपाट पाटे बल्लेबाजी के लिए बनाई थी कि वो एक सड़क है, कंक्रीट 22 गज की पिच है, तो उसमें होना था, तो वो एक वेकअप कॉल था। और उसके बाद से आपने फिर वो पिचेस ऐसी बनाई कि जो थोड़ा सा गेंद घूमने लगा, और फिर पीछे मुड़ के ना आर अश्विन देखे, अक्षर पटेल देखे, ऋषभ पंत देखे, 32 या 33 विकेट थी, मेरे को याद है आर अश्विन की, उनका प्रदर्शन वो शानदार था। और सबसे तेज 400 विकेट भी पूरे किए उन्होंने इस सीरीज में। जी, और घर में आप खेल रहे हैं तो आप अपनी होम कंडीशंस का इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे न्यूजीलैंड में हम लोग 2 टेस्ट मैचेस हारे थे क्योंकि वो अपने हिसाब से विकेट बनवा रहे थे कि जहां बॉल सीम करेगा, स्विंग करेगा। और भारत में आप आए तो आपको पता है कि भारतीय टीम की ताकत जो है वो स्पिन है, और स्पिनिंग विकेट्स आपको बनानी है।
उसी के हिसाब से दूसरे टेस्ट मैच से बनाए और हम लोग टेस्ट मैचेस आसानी से जीतते चले गए। तो मुझे लगता है कि एक वो अच्छा एक वेकअप कॉल था कि जो ये होम एंड अवे टेस्ट मैचेस का जो सिलसिला चलता रहता है कि आप जब विपक्षी के टीम के देश में जाके टेस्ट श्रृंखला जीतते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा असरदार साबित होती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि भारत वो फिर टेस्ट श्रृंखला जो है ना वो आसानी से जीता। ये टेस्ट सीरीज जीते राजीव भाई, तभी तो WTC का फाइनल खेलेंगे। तो चलिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पूरे सफर से आपको हमने रूबरू कराया और खास तौर से कुछ ऐसे ऐतिहासिक लम्हे थे जिसके चश्मदीद गवाह निखिल भाई थे। वो मसलन हम पिंक बॉल टेस्ट की बात कर लें या जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया इंग्लैंड में, उसकी हम बात करें। ये कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज थी इस टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान जो हमेशा हमारे जहन में रहेंगी और अब भारतीय टीम इतिहास रचने के बिल्कुल कगार पे खड़ी है। एक और अच्छा प्रदर्शन और पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम हम कहलाएंगे, इस बात की हम सब उम्मीद कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं कि भारतीय टीम अच्छी क्रिकेट खेले साउथहैम्पटन में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के साथ ही हिंदुस्तान वापस लौटे। निखिल भाई, एक गिफ्ट भी है आपके लिए खेल नीति की तरफ से, क्योंकि सैटरडे को हम स्पेशल एडिशन ला रहे हैं। सूर्य कुमार यादव से एक खास बातचीत है हमारी, एक नया उभरता हुआ सितारा, खासतौर से शॉर्टर फॉर्मेट में, और मुझे लग रहा है निखिल भाई आप भी सुनना चाहेंगे जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं। मिस्टर 360 डिग्री उनको नाम दिया गया है इंडिया में। थोड़ा एक्साइटेड है सूर्य कुमार यादव के इंटरव्यू को लेके? बिल्कुल, क्योंकि मेरे वो एक बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी है, मैं उनके बल्लेबाजी का फैन हूँ और फैन इसलिए भी हूँ क्योंकि किस तरीके से उस खिलाड़ी ने मेहनत करके अपना नाम, अपनी पहचान इतनी बना ली। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई दे दीजिएगा और बोल भी दीजिएगा कि निखिल भाई आपकी बैटिंग के बहुत बड़े फैन हैं। तो चलिए, शनिवार को आप ये स्पेशल एडिशन सुन सकते हैं सूर्य कुमार यादव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ हर रोज आप शाम 7:30 बजे IVM YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेरे साथ या निखिल भाई के साथ जुड़ना चाहते हो, निखिल भाई अपनी प्लीज आप एक बार ID जरूर बता दें हमारे दर्शकों को कि कहाँ पे आपको सवाल भेज सकते हैं। जी, अपने सवाल दागिए, सवाल आते हैं, हम लोग सवालों का जवाब भी देना स्टार्ट करेंगे। निखिल चोपड़ा 26 इंस्टाग्राम पे दागते रहिए सवाल। और अगले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले राजीव भाई एक आधा और बढ़िया मुद्दा लेके आएंगे कि क्या टेस्ट मैचेस में या मैचेस में टॉस होना चाहिए या टॉस का महत्व क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कुछ इंग्लैंड के साथ हुआ था, इंग्लैंड तो जरूर इस पे कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी देगा। तो खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं। अगर हम बात करें IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्ट के अलग अलग नेटवर्क्स पे आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I would like to thank the sponsors of the network this week, Cred, Ciet, and PayPal. Thank you so much. You make everything possible. Before I recommend a couple of episodes, I just wanted to quickly talk a little bit about Ankush Champanerkar. Ankush was a team member who we lost due to COVID-related complications. He was a really fun guy, and I wish I knew him better than I got to know him in the short time he was with us. But I hope that you can remember him in your thoughts and prayers. Also, quick reminder about Pod for Change, the initiative set up by the podcasting community, along with Give India, the NGO partner. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and I'm sure that it would be much appreciated any donations that you could give. With that, let me quickly give you a couple of highlights from this week. Aditi Mittal was on Cyrus Says. Great episode, do check that out. On the Habit Coach, Ashton talks about using the word impossible and suggests some better alternatives. On Advertising is Dead, Varun was joined by Harsh Lal, the co-founder of the Soul Store. On This Round is on me, Gauri talks to Pankit Desai, who is the co-founder and CEO of Secure Tech. And finally, I'd like to mention that we have a new show called Tere Mere Raste, hosted by Keshav Chaturvedi. This time it's a trip to the beautiful blue city of Jodhpur, but every week he's going to tell you about his travels as a photographer. It's really well put together, really well done. I couldn't be more excited about the show. Please do definitely check that out. And with that, I hope we see you again next week. Do you know Tamil? Tamil puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values?
Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.